फिल्म की शुरुआत होती है साल 2000 की उस घड़ी से, जहां एक अमेरिकी वैज्ञानिक जो फौज के लिए काम करता है अपने कोरियाई असिस्टेंट से कहता है कि लगभग 200 बोतल जहरीले केमिकल नाली में डाल दो। उसे बिल्कुल परवाह नहीं होती कि इसका नदी पर क्या असर पड़ेगा। सालों बाद लोग नदी में अजीब चीजें महसूस करना शुरू कर देते हैं। 2 मछुआरे एक कप में एक मछली उठाते हैं और देखते हैं कि वह ठीक नहीं लग रही, किसी बदली हुई घिनौनी सी जीव जैसी लग रही होती है। जब उनमें से एक आदमी उसे छूने की कोशिश करता है, वह जीव उसे काट लेती है और उसके हाथ से कप गिराकर तेजी से पानी में लौट जाती है। अब दृश्य बदलता है साल 2006 में। एक पुल पर एक बिजनेसमैन खुदकुशी करने का सोच रहा होता है और छलांग लगाने से पहले पानी के नीचे कोई बड़ी सी चीज हिलती हुई देख लेता है। दोपहर के वक्त नदी के पास गैंग वू अपने बाप के स्नैक स्टॉल के अंदर सो जाता है। सेयो नाम का एक बेघर लड़का कुछ खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई सेजिन उसे वहां से ले जाता है। स्टॉल का मालिक हैबोंग अपने बेटे को जगाता है और काम पर लगने को कहता है। उसी समय गैंग वू अपनी बेटी यूनसियो को स्कूल से लौटते हुए देखता है। यूनसियो गुस्से में होती है क्योंकि गैंग वू पेरेंट्स मीटिंग में खुद नहीं गया था और अपने शराबी चाचा को भेज दिया था। वह अपने पिता की कॉल्स नजरअंदाज कर रही होती है क्योंकि उसके पास बहुत पुराना फोन है जिसमें नेटवर्क भी ठीक नहीं आता और उसे सार्वजनिक जगहों पर निकालने में शर्म आती है। फिर गैंग वू और यूनसियो स्टॉल के अंदर भागते हैं, जहां गैंग वू एक छिपा हुआ डिब्बा निकालता है जिसमें वह पैसे जमा कर रहा था ताकि अपनी बेटी को नया फोन दे सके। फिर वह टीवी ऑन करता है और देखता है कि हान नदी से एक लाश मिली है जिसकी आधी बॉडी गायब होती है, लेकिन वह चैनल बदलकर गैंग वू की बहन नमजू को तीरंदाजी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए देखने लगता है। तभी हैबोंग आकर गैंग वू को कुछ मुफ्त स्नैक्स लेकर शिकायत कर रहे ग्राहकों के पास भेज देता है। गैंग वू उन्हें पुल के नीचे लटकी एक अजीब सी चीज को घूरते हुए पाता है। वह चीज हिलती है और एक भयानक राक्षस निकल आता है जो पानी में छलांग लगा देता है। जिज्ञासा में गैंग वू एक बियर कैन फेंकता है जिसे राक्षस अपने टेंटेकल से पकड़कर पूरा निगल जाता है। उत्साहित होकर भीड़ नदी में हर तरह का खाना फेंकने लगती है, लेकिन वह जीव गायब हो जाता है। सब लोग जाने ही वाले होते हैं कि अचानक वही राक्षस पानी की सतह पर आ जाता है और भीड़ के पीछे दौड़ लगाता है। वह लोगों को उठाकर पटक देता है और अपने डरावने अंगों से मारना शुरू कर देता है। लोग भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें घसीट कर मारने लगता है। कुछ लोग एक कंटेनर के अंदर छिप जाते हैं तो राक्षस उनके पीछे वहीं अंदर घुसकर अटक जाता है। टूरिस्ट डोनाल्ड और गैंग वू कंटेनर के दूसरी तरफ दौड़कर दरवाजा खोल देते हैं ताकि बचे कुचे लोग निकल सकें। राक्षस भी बाहर आ जाता है और अपनी हत्या लड़ाई जारी रखता है। डोनाल्ड एक फ्लोर टाइल फेंकता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर डोनाल्ड और गैंग वू मिलकर एक भारी सा साइन पोस्ट राक्षस पर फेंकते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कुछ असर नहीं होता। एक आदमी को मुंह से पकड़े हुए राक्षस डोनाल्ड पर छलांग लगाता है और उसे घायल कर देता है। गैंग वू दौड़कर साइन पोस्ट उठाता है और इस बार राक्षस की संवेदनशील पूंछ पर फेंक देता है, जिससे उसे आखिरकार चोट लगती है। राक्षस का कुछ खून गैंग वू के चेहरे पर भी टपक पड़ता है। यूनसियो जब स्टॉल से बाहर निकलती है, गैंग वू उसका हाथ पकड़कर भीड़ के साथ भागने लगता है। बेहद अफरा तफरी में गैंग वू गिर जाता है और अपनी बेटी का हाथ खो देता है। घबराहट में वह एक और लड़की का हाथ पकड़कर भागता रहता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वह गलत लड़की थी। वह पीछे देखता है और राक्षस यूनसियो को पकड़कर नदी की तरफ ले जा रहा होता है। गैंग वू भी छलांग लगा देता है और दूसरी ओर देखता है कि राक्षस एक इंसान को थूकर उसकी जगह यूनसियो को ले जाता है और फिर पानी में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस और मिलिट्री पूरी जगह को घेर लेती है। गैंग वू और हैबोंग को स्टॉल छोड़ना पड़ता है और गैंग वू वह सिक्कों वाला बॉक्स साथ ले लेता है। नदी का इलाका बंद कर दिया जाता है और सभी पीड़ितों के लिए अंतिम संस्कार रखा जाता है। नमजू अपना कांस्य पदक लेकर आती है और अपनी मरी हुई भतीजी के लिए रोती है। तीसरा भाई नम भी आ जाता है, जो परिवार का अकेला कॉलेज शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन इस समय बेरोजगार है क्योंकि पहले वह एक एक्टिविस्ट रह चुका है। पूरा परिवार जमीन पर गिरकर रोना धोना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रिपोर्टर्स उनकी तरफ दौड़कर उनकी तस्वीरें और वीडियो लेने लगते हैं। नम बताता है कि उसने सुना है गैंग वू ने गलत हाथ पकड़ लिया था और वह अपने भाई को इस बड़ी गलती के लिए ताना मारता है। इससे दोनों में झगड़ा हो जाता है और अधिकारियों को बीच में आना पड़ता है। इसी समय कुछ हैजमैट सूट पहने लोग कमरे में घुसते हैं और एक अजीब सा धुआं फैलने लगता है। एक एजेंट पूछता है कि क्या किसी ने उस जीव को छुआ था। गैंग वू बताता है कि उसका खून उसके चेहरे पर गिरा था। यह सुनकर टीम उसे एक खास बैग में डालकर घसीटते हुए ले जाती है। तभी न्यूज इस घटना को पूरी तरह कवर करना शुरू कर देती है। डोनाल्ड एक अमेरिकी सेना का सार्जेंट था और उसका एक बाजू गया, इसलिए उसे यूएस आर्मी अस्पताल भेजा गया। सैन्य डॉक्टरों को पता चलता है कि जिन शरीर के हिस्सों का संपर्क उस जीव से हुआ था वे अजीब प्रतिक्रिया दिखाने लगे हैं और वे इसे एक अज्ञात वायरस का नतीजा बताते हैं। अमेरिकी सेना एक सैंपल सीडीसी को भेजती है और वे पुष्टि करते हैं कि नदी का जीव उस वायरस का होस्ट है। अब सिर्फ बायोलॉजिकल वॉर में ट्रेन किए गए स्पेशल फोर्सेस को ही नदी के पास जाने की इजाजत है। फ्यूमिगेशन यूनिट्स धुआं छोड़कर नदी के एरिया को क्लियर करने में लगी हैं। जितने भी लोग स्पॉट पर और जनाजे में मौजूद थे सबको हॉस्पिटल भेजकर क्वारंटीन
मशीन और टेस्ट किया जा रहा है। शाम को गैंगवू अपनी बैक पर खुजली कर रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। सुनते ही वह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि कॉल यूनसियो की होती है। वह हेल्प मांग रही होती है और कहती है कि वो सीवर में है, लेकिन कुछ और बोलने से पहले ही कॉल कट हो जाती है। नदी के पास 2 फ्यूमिगेशन एजेंट्स अपना ट्रक रोकते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नजर आता है। अचानक मॉन्स्टर बाहर निकलकर एक एजेंट को गिरा देता है और ट्रक पर चढ़ जाता है। कुछ मिनट बाद वो क्रिएचर उन एजेंट्स को एक सीवर में फेंक देता है जहां उसने कई बॉडीज जमा की हुई थीं ताकि बाद में खा सके। मॉन्स्टर के चले जाने के बाद यूनसियो एक होल से बाहर आती है जहां वो छुपी हुई थी। वह एजेंट को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह पहले ही डेड हो चुका होता है। वह उसकी जेब में फोन ढूंढती है, मगर वो भी काम नहीं कर रहा होता। हॉस्पिटल में गैंगवू का फैमिली एक पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करता है कि यूनसियो अभी जिंदा है, लेकिन पुलिस वाला उन पर यकीन नहीं करता और कहता है कि गैंगवू ने बस कोई सपना देख लिया होगा। अपनी बात प्रूव करने के लिए गैंगवू फोन पर वो मोमेंट दिखाता है जहां उसने मॉन्स्टर को एक बॉडी उगलते हुए देखा था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि यूनसियो अभी जिंदा है। फिर भी पुलिस वाला जिद पर अड़ा रहता है कि गैंगवू को बस वहम हुआ है और वहां से चला जाता है। हैबोंग उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। थोड़ी देर बाद फैमिली हॉस्पिटल से चुपके से निकल जाती है और कॉरिडोर में दूसरे पेशेंट्स के बीच जाकर घुल मिल जाती है। एक नर्स गैंगवू के ढाई किए हुए बाल पहचान लेती है और उसे आवाज देती है, जिस पर पूरा फैमिली भाग पड़ता है और रास्ते में आने वाले सबको धक्का देता हुआ दौड़ता है। लिफ्ट में पहुंचते ही वो लोग अपने असली कपड़े पहन लेते हैं और हैबोंग फोन पर कंफर्म कर लेता है कि उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। पार्किंग लॉट में एक रहस्यमयी ड्राइवर वैन लेकर उन्हें उठा लेता है। नमजू पीछे रह जाती है और लगता है उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ड्राइवर पीछा कर रही गाड़ी से बचते हुए मुड़कर उसे भी उठा लेता है। एक पुलिस वाला भी वैन में चढ़ने की कोशिश करता है तो गैंगवू उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। कुछ देर बाद वो लोग शहर के बाहर एक वेयर हाउस पहुंचते हैं जहां पता चलता है कि हैबोंग ने कुछ क्रिमिनल्स को हायर किया हुआ था ताकि फैमिली को हॉस्पिटल से बाहर निकालकर वो सामान दिलाया जा सके जो यूनसियो को ढूंढने में काम आए। अंतिम बिल उम्मीद से बहुत ज्यादा आता है और क्रिमिनल्स उसकी ज्वेलरी लेने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय वे उसका क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। वैन के अंदर तीनों भाई बहन न्यूज देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें वांटेड फ्यूजिटिव्स घोषित कर दिया गया है। फैमिली एक फ्यूमिगेशन ट्रक में निकलती है जो क्रिमिनल्स ने उनके लिए अरेंज किया था, जिसमें 2 हैजमैट सूट, कुछ वेपन्स और सीवर का मैप रखा हुआ था। गैंगवू और हैबोंग सूट पहन लेते हैं, जबकि नम और नमजू कंबल के नीचे छुपकर बैठे रहते हैं। सिक्योरिटी चेक पर मैनेजर शक करता है क्योंकि कंपनी का नाम आखिरी मिनट में जोड़ा गया था। हैबोंग उसे एक बैग फेंकता है रिश्वत के तौर पर और मैनेजर बैग खोलकर देखता है कि उसमें सिक्कों का वही बॉक्स रखा हुआ है। इसके बाद फैमिली मैप फॉलो करते हुए यूनसियो को ढूंढने के लिए सीवर की ओर बढ़ती है। कभी कभी गैंगवू ट्रक के पीछे दौड़ता है ताकि फ्यूमिगेशन का धुआं उसके ऊपर भी पड़े, क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए खुद को साफ रखना चाहता है। कुछ घंटों की खोज के बाद उन्हें अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। नमजू के कंधे पर कुछ गीला टपकता है तो वे लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि वह बस पानी का रिसाव था। जो लिक्विड गिरा था वह असल में सेयो का पेशाब था, जो अपने भाई से जिनके साथ छुपकर घूम रहा होता है। दोनों भाई धीरे धीरे स्नैक स्टॉल तक पहुंच जाते हैं और वहां से ढेर सारा खाना उठा लेते हैं। सेयो पैसे भी लेने लगता है, लेकिन सेजिन उसे रोकते हुए बताता है कि पैसे लेना असली चोरी है। बैग भरकर दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि राक्षस उन्हें देख लेता है। दोनों भागते हैं, लेकिन जीव तेज होता है और उनका रास्ता रोक देता है। कुछ देर बाद परिवार स्नैक स्टॉल पहुंचता है और ऐसे डिनर शेयर करता है मानो यूनसियो उनके साथ बैठी हो, बस हिम्मत बनाए रखने के लिए। असली यूनसियो एक लीक से पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होती है। जब वह मॉन्स्टर की आवाज सुनती है तो वह बेहोशी का नाटक करती है और देखती है कि मॉन्स्टर दोनों भाइयों को नीचे गिराकर चला जाता है। यूनसियो उन्हें चेक करती है और पता चलता है कि सेजिन मर चुका है, लेकिन सेयो अभी जिंदा है, इसलिए वह उसे क्रिएचर की नजरों से बचाती है। फैमिली की तरफ नमजू और नम गैंगडू को बुरा भला कहते हैं क्योंकि वह फिर सो गया होता है। हैबोंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह बताता है कि बचपन में गैंगडू के साथ क्या हुआ था। बचपन में गैंगडू बहुत तेज दिमाग का था, लेकिन हैबोंग अक्सर घर पर होता ही नहीं था और रात भर बाहर रहता था। गैंगडू पड़ोसी खेतों से खाना लेने जाता था, पर वह उसकी सेहत के लिए काफी नहीं था। इसी वजह से उसका दिमाग धीमा हो गया और कभी कभी उसका शरीर अचानक सो जाता है। इसी वक्त गैंगडू उठकर देखता है कि मॉन्स्टर बाहर खड़ा है। हैबोंग फायरिंग शुरू करता है और क्रिएचर गुस्से में आकर स्टॉल को इतना धक्का देता है कि वह पलट जाता है। मॉन्स्टर पास आता है तो हैबोंग फिर गोली चलाता है और क्रिएचर गिर जाता है। फैमिली बाहर आती है और देखती है कि वह अभी भी जिंदा है, तो नम भी उस पर गोली चलाता है। मॉन्स्टर तुरंत भागकर ब्रिज पर चढ़ जाता है और वहाँ कई गाड़ियों को टकरा देता है। फिर वह ब्रिज के नीचे कूदकर इधर उधर उछलता रहता है जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। मॉन्स्टर पानी में कूद जाता है और फैमिली देखती है कि सिपाही आ रहे हैं तो वे भागना शुरू कर देते हैं। गैंगडू कहता है कि उसके पास एक गोली और है
तो हेबोंग उसका गन लेकर बच्चों से कहता है कि ट्रक तक भागो, जब तक वह मॉन्स्टर को रोकता है। जैसे ही मॉन्स्टर बाहर आता है, हेबोंग गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि गैंगडू ने गलत गिनती की थी और गोलियां थी ही नहीं। मॉन्स्टर उसे जोर से गिरा देता है, फिर अपने टेंटिकल से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और हेबोंग तुरंत मर जाता है।